हेलो फ्रेंड्स, फ्री ऑनलाइन क्लासेज बाय गौरव सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं गौरव सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से कुछ कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर अब कंटिन्यू वीडियो आपको अलग अलग टॉपिक का मिलता रहेगा। आज के वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी चर्चित टॉपिक है। क्लास 7, क्लास 9 और क्लास 11 के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, देश के सभी नागरिकों के लिए भी यह टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक के द्वारा उन्हें संविधान के द्वारा कौन कौन सा अधिकार दिया गया है इसकी जानकारी भारत का कोई भी नागरिक प्राप्त कर सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, जिसे हम अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण उपहार या अधिकार यदि कुछ है तो वह है मौलिक अधिकार। इस टॉपिक का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि जब संविधान सभा में मौलिक अधिकार पर चर्चा की जा रही थी तो कुल मिलाकर 38 दिनों तक संविधान सभा में इस पर बहस होता रहा और उसके बाद सर्वसम्मति से मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। सबसे पहले मौलिक अधिकार को समझने से पहले हम यह समझेंगे कि अधिकार क्या है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हर व्यक्ति अपने लिए कुछ न कुछ अधिकार चाहता है, चाहे वह छोटा बालक हो या बुजुर्ग लोग हों, सब अपने लिए अधिकार चाहते हैं। तो आखिर क्या है अधिकार? क्यों हर व्यक्ति अधिकार को पाना चाहता है? तो अधिकार की परिभाषा देते हुए बहुत सारे विद्वानों ने यह कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जो किसी भी मनुष्य के लिए एक न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात अधिकार के अभाव में किसी भी मनुष्य के गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसे हम अधिकार कहते हैं। इसी से अधिकार का महत्व तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए जल और वायु की जरूरत होती है, उसी प्रकार अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए व्यक्ति को अधिकारों की जरूरत होती है। इस तरह से अधिकार को हमने समझ लिया। अब आपके सामने है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वैसे अधिकार को कहा जाता है जो किसी भी नागरिकों के लिए मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है, जिससे कि वे अपना स्वाभाविक विकास कर सकें और अपने व्यक्तिगत गुणों को समाज के हित में, राष्ट्र के हित में ला सकें। वैसे अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। इसकी परिभाषा करते हुए आप कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया नागरिकों को एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य या कोई भी नागरिक एक उद्देश्यपूर्ण, सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। उसे ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार का महत्व क्या है? परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाती है
कि व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए, अपने भीतर की शक्तियों को बाहर लाने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है। और इन अधिकारों के अंतर्गत बहुत सारे मूलभूत अधिकार, जैसे जीवन जीने का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी परिस्थितियां इन अधिकारों के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति अपना विकास कर सके और राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। तो इस तरह से लोक कल्याण के दृष्टिकोण से मौलिक अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व विकास के दृष्टिकोण से मौलिक अधिकार काफ़ी महत्व रखते हैं। अब हम यह देखेंगे कि इतना महत्वपूर्ण अधिकार कहाँ से आया और इसका प्रारंभ कब और कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग समझ लें। मौलिक अधिकार का प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड से हुआ, जहाँ के बारे में आप जानते हैं कि एक अलिखित संविधान इंग्लैंड में पाया जाता है। उसी देश से मौलिक अधिकारों की नींव पड़ी। 1215 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में, उस समय इंग्लैंड में राजा जॉन का शासन चल रहा था। उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे नियम लाए गए थे जो वहाँ के सामंतों और चर्च में रहने वाले धर्म गुरुओं, पोप को पसंद नहीं था। उनके अत्याचारों से तंग आकर वहाँ के सामंतों ने राजा जॉन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने लिए अधिकारों की मांग करने लगे। परिस्थिति को देखते हुए राजा जॉन ने सामंतों के साथ मैग्ना कार्टा नामक स्थान पर समझौता किया। मैग्ना कार्टा नामक स्थान पर 1215 ईस्वी में एक समझौता किया गया राजा जॉन और इंग्लैंड के सामंतों के बीच, और उस समझौते के द्वारा बहुत सारे अधिकार वहाँ के सामंतों को प्रदान किए गए। और उन अधिकारों के द्वारा यह निश्चित हो गया कि वास्तव में आने वाले समय में कानून का शासन सर्वोपरि होगा और व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मूलभूत अधिकार दिए जाएंगे। इसी स्थान से 1215 ईस्वी में पूरे दुनिया में मौलिक अधिकारों की नींव पड़ी और शुरुआत हुई। प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है, तो उत्तर होगा मौलिक अधिकारों से है। और यह 1215 ईस्वी में राजा जॉन और इंग्लैंड के सामंतों के बीच एक समझौते के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नींव वहां से पड़ने के बाद धीरे धीरे इसका विकास अन्य देशों में भी हुआ। इंग्लैंड में ही 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद बिल ऑफ राइट्स के द्वारा मौलिक अधिकारों में और वृद्धि की गई। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति में संविधान के अंतर्गत समानता और स्वतंत्रता जैसे शब्द जोड़े गए, जो कि मौलिक अधिकारों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो इस तरह से मौलिक अधिकारों की परंपरा शुरू हुई। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के बहुत सारे विकसित देश के संविधानों में जब उनका संविधान लागू हुआ, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के संविधान में संविधान लागू होने के समय वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं दिए गए थे। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा उन देशों के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के संविधान के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए और उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो लागू होने के साथ ही हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान
किया गया था। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय भारत के नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए। कुल 7 मौलिक अधिकार संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया था, जिसकी चर्चा संविधान के तीसरे भाग में है और उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है और उनकी चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की गई है। इसी कारण से संविधान के तीसरे भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा का संबंध मौलिक अधिकार से रहा था इतिहास में। उसी को देखते हुए भारतीय संविधान के तीसरे भाग को, जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा है, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को माना जाता है, तो उत्तर होगा तीसरे भाग को, जहां मौलिक अधिकारों की चर्चा है। तो इस प्रकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया और वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था। हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यह प्रश्न भी प्रायः पूछा जाता है। इस तरह से हमने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार भी नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर हो गई 6, जो वर्तमान में सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यहां पर हम यह समझेंगे कि भारतीय संविधान में अन्य मौलिक अधिकारों की तरह संपत्ति के अधिकार को भी क्यों शामिल किया गया और फिर इसे क्यों समाप्त कर दिया गया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यह जान लें कि जब संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर चर्चा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनकी सोच लोकतांत्रिक समाजवाद स्थापित करने की थी। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी की इच्छा थी कि भारत के नागरिकों को संपत्ति का मौलिक अधिकार भी प्राप्त हो, जिससे वो अपनी संपत्ति अर्जित कर सकें और उसका उपभोग स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें। उन नेताओं की इच्छा का सम्मान करते हुए हमारे संविधान में संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 19 में थी। अब नहीं है, लेकिन जब लागू हुआ उस समय इसकी चर्चा मौलिक अधिकार के रूप में थी और वह संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल था। लेकिन जब कुछ समय बाद संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार होने के कारण व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी और न्यायपालिका के सामने तरह तरह के मुकदमे सरकार और विभिन्न संगठनों या व्यक्तियों के बीच आने लगे, परिणाम स्वरूप न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई और न्यायपालिका ने अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों में यह फैसला दिया कि यदि सरकार किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो उसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति देनी होगी और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके संपत्ति को छीना नहीं जा सकता। इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से संविधान संशोधन करके 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और उसे केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब यहां पर यह समझना है कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। क्या अंतर हो गया मौलिक अधिकार को समाप्त करने से और कानूनी अधिकार बना देने से संपत्ति के अधिकार को। तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि किसी भी व्यक्ति को दिया गया मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा संरक्षित होता है। यदि कोई राज्य या सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनना चाहे तो न्यायालय का शरण लेकर वह व्यक्ति उसे दोबारा प्राप्त कर सकता है। परंतु कानूनी अधिकार न्यायालय के द्वारा संरक्षित पूरी तरह नहीं होते हैं और सरकार कानून बनाकर जनहित में, समाज हित में व्यक्तियों के संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। यदि राज्य को ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाना चाहिए तो वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं है और वह कानूनी अधिकार है। ये महत्वपूर्ण अंतर मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में होते हैं। मौलिक अधिकार अधिक से अधिक निलंबित हो सकते हैं परंतु उन्हें छीना नहीं जा सकता, जबकि कानूनी अधिकार कानून बनाकर छीना जा सकता है। तो हमने इसको समझ लिया और यह देखा कि संपत्ति का अधिकार संविधान लागू होने के समय एक मौलिक अधिकार था जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 में थी, और यदि किसी की संपत्ति छीनने का प्रयास किया जाता था, उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता था, तो अनुच्छेद 31 के द्वारा व्यक्ति अपने संपत्ति के अधिकार को दोबारा प्राप्त कर सकता था। यह प्रावधान किया गया था। परंतु अब संविधान में यह मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः प्रश्न पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार में क्या अंतर है, संपत्ति के अधिकारों की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में थी, किसी व्यक्ति की संपत्ति छीने जाने पर किस अनुच्छेद के द्वारा दोबारा वह प्राप्त कर सकता था, और अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार के रूप में है, इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 300 क में है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रायः पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार की चर्चा वर्तमान में किस अनुच्छेद में है, तो उत्तर है अनुच्छेद 300 क में है। इस तरह हमने इसको समझ लिया और निष्कर्ष के रूप में यह पाया कि वर्तमान में भारत के नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे कि वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है समानता या समता का अधिकार। यह सभी भारत के नागरिकों को सुनिश्चित किया गया है कि भारत के सभी नागरिक बराबर हैं और उनको बराबरी का अधिकार दिया गया है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 तक की गई है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई व्यक्ति या राज्य या सरकार किसी व्यक्ति का शोषण करता है तो नागरिकों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने की छूट दी गई है और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 5वां मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। यह मौलिक अधिकार भी भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है कि वह शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को मान सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, जिसे मौलिक अधिकारों की आत्मा भी माना जाता है, वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया है, जिसके द्वारा राज्य या सरकार के द्वारा मौलिक अधिकार छीने जाने पर इस अधिकार के द्वारा वह अपने मौलिक अधिकारों की पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, और इसीलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों की आत्मा कही जाती है। आज के वीडियो में हमने देखा मौलिक अधिकार
क्या है, अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है, इसका क्या महत्व है, किस तरह मौलिक अधिकारों का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे इसका विकास हुआ, भारत के नागरिकों को प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इन सारी बातों का अध्ययन हमने आज के इस वीडियो में किया। अगले वीडियो में हम लोग भारत के संविधान के द्वारा जो 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं उन पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 6 शीर्षक जो आपके सामने है इसके अंतर्गत बहुत सारे अन्य बातों का उल्लेख किया गया है, इसको कि हम अच्छी तरह समझेंगे और तब हमारा ये पूरा मौलिक अधिकार टॉपिक समाप्त होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।